सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर। बरेली में अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आज होने वाली जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। दोपहर 3 बजे से 4 अक्टूबर 3 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। जानकारी के मुताबिक बरेली में बवाल की आशंका के चलते मोबाइल इंटरनेट, डेटा सर्विस, SMS सेवाएं और ब्रॉडबैंड सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसका मकसद अफवाहों को फैलने से रोकना है। बीते जुम्मे को सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जमा की गई थी और फिर हिंसा भड़काई गई थी, इसलिए पुलिस प्रशासन इस बार पहले से हाई अलर्ट है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों और सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है। गृह विभाग के सचिव ने अपने आदेश में कहा कि फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद करना ज़रूरी है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बरेली जिले में बवाल हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं लगभग 65 घंटे के लिए बंद कर दी थी और इस दौरान जिले वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब एक बार फिर से सुरक्षा कारणों से लोगों को 48 घंटे तक बिना इंटरनेट और SMS सेवा के रहना होगा। और आपको बताते हैं बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता साहिल। साहिल, क्या खबर है? जुम्मे की नमाज को लेकर आशंका जताई जा रही है कि कुछ और हो सकता है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, क्या रिपोर्ट है आपके पास? साहिल, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आलोक जी बताइए। मैं आपसे जानना चाह रहा था जुम्मे की नमाज। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ आलोक जी सुन पा रहा हूँ, बताइए। बरेली की में आज जुम्मे की नमाज भी है, जिसके मद्देनज़र सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं और कुछ आशंका भी लगाई जा रही है कि कुछ छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं और इंटरनेट सेवा भी 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। और क्या ज़्यादा जानकारी है आपके पास? लगता है साहिल से हमारा कनेक्शन टूट गया है। और आपको बता दें कि बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन की आशंका के मद्देनज़र इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटे के लिए ठप कर दिया गया है। और आपको बता दें पहले भी 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई थी, लेकिन जुम्मे की नमाज के मद्देनज़र अब इसके बाद फिर से 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और बरेली में हुए बवाल के बाद इस कदम को उठाया गया है। सुरक्षा मद्देनज़र बरेली में फिर से 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हम एक बार फिर से साहिल से जुड़ेंगे। साहिल, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैं जानना चाह रहा था, जुम्मे की नमाज के बाद आशंका जताई जा रही है कि छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं और फिर से जो इंटरनेट है उसे 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आलोक जी, बरेली में जिस तरीके का बवाल चल रहा है उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में इस वक्त नजर आ रहा है। जुम्मे की नमाज आज होनी है और उसको लेकर तमाम तरीके के एहतियातन कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। नमाज को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर प्रशासन इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। अलग अलग जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस और PSC साथ ही साथ RAF के 8500 जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील इस पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर माना जा रहा है और उसके लिहाज से क्या कुछ प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। 2 दिन से इंटरनेट यहाँ पर बंद है और कल ही इसको लेकर ये आदेश जारी किया गया था कि 2 दिन तक इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद रहेंगी। SMS सेवाओं को भी बंद रखा गया है और आज क्योंकि शुक्रवार है, जुमे की नमाज है, उसको देखते हुए इंटरनेट सेवा शनिवार तक बंद कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से हाई अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। शहर में पुलिस, PSC और RF
RAF के 8,500 जवान तैनात किए गए हैं। करीब 6,000 की तैनाती शहर में है और लगातार हम देख रहे हैं कि ड्रोन से भी छतों को खंगाला जा रहा है। छतों पर भी निगरानी पुलिस की तरफ से रखी जा रही है, क्योंकि हमने कई बार देखा है जब इस तरीके की घटनाएं होती है तो कई जो असामाजिक तत्व होते हैं वो छतों से माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो इस बार पुलिस प्रशासन उसको लेकर भी सतर्क यहाँ पर नजर आ रही है। शहर को 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन्स में बांटा गया है। शहर में बीते शुक्रवार को हुए बवाल के बाद जो देखने को मिला था कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग था और उसके बाद से लगातार शांति देखने को मिल रही है और वो शांति कायम रहे इसी प्रयास में यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। IMC कार्यकर्ता को जेल भेजा गया है। आरोपियों के पक्ष में माहौल बिगाड़ने की कोशिश वो लोग कर रहे थे, उसके बाद पुलिस ने उन पर भी कार्रवाई की है। तो बवाल के 2 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल होने के साथ ही बड़े पैमाने पर विरोध प्रक्रिया और खुफिया अमले ने दोबारा से माहौल खराब करने की कोशिश की थी, जिसके बाद कल यह आदेश दिया गया कि 48 घंटे तक अब इंटरनेट सेवाएं एक बार फिर से बंद रहेंगी। SMS सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है और दशहरे के अवकाश के बावजूद जो पुलिस प्रशासन है वो आंतरिक तैयारियों में कल जुटा रहा पूरा दिन। और हमने देखा कि किस तरीके से तमाम एहतियातन कदम यहाँ पर पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। संवेदनशील क्षेत्रों व मिश्रित आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और अभी तक जो भ्रामक पोस्ट सोशल मीडिया सेल को मिली है इन पर भी विधिक कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लगातार आलोक जी की जा रही है और लगातार पुलिस फोर्स जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। फ्लैग मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है, मतलब कहा जा सकता है कि छावनी में पूरे बरेली को तब्दील कर दिया गया है। किसी भी तरह की कोई असामाजिक तत्व की कोई भी गतिविधि पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए पुलिस टीम और 8 टीमें बनाई गई है जो छतों पर पत्थरों की तलाश कर रही है, असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी उनकी तलाश में भी पुलिस प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। और CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी हमने देखा था कि साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की गई थी कि किसी भी तरह की माहौल बिगाड़ने की कोशिश को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और उसी लिहाज से अब पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो भी यहाँ पर कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि में कोई लिप्त पाया जाता है तो इन नंबर्स पर पुलिस को सूचना दी जा सकती है, उनसे संपर्क साधा जा सकता है और तुरंत यहाँ पर कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी। और कानून के दायरे में रहकर पुलिस प्रशासन पूरी सजगता के साथ इस वक्त जुटा हुआ है। जुम्मे की नमाज ठीक ढंग से अदा हो, किसी तरह का कोई माहौल ना बिगड़े, क्योंकि हमने देखा था कि तौकीर रजा ने जिस तरीके से मुसलमानों को भड़काया था, जो भी पूछताछ में निकलकर सामने आया है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि सोची समझी साजिश के तहत बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। आई लव मोहम्मद जो कैंपेन यहाँ पर चलाने की कोशिश की गई थी उसके खिलाफ अब पुलिस पूरी सजगता के साथ जुटी हुई है और किसी भी तरह से माहौल बिगड़ने पुलिस नहीं देना चाहती है। इसी लिहाज से तमाम ये एहतियातन कदम यहाँ पर आलोक जी उठाए जा रहे हैं। साहिल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें बरेली में आज जुम्मे की नमाज है जिसके एहतियातन के तौर पर 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें जुम्मे की नमाज के कारण यहाँ पर बरेली के अंदर 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं फिर से बंद कर दी गई हैं और बवाल के 60 घंटे के बाद भी इंटरनेट बंद है ताकि कोई असामाजिक घटना ना हो सके। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी। रमेश जी आपसे जानना चाहूँगा, बरेली में 48 घंटे के लिए फिर से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है, इसके एहतियातन के तौर पर ये इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इंटरनेट पर ऐसी कौन सी पोस्ट डाली गई जिसके कारण ये जो ख़ास समुदाय है इनको भड़काने की कोशिश की गई है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए आलोक जी, जो पोस्ट की आप बात कर रहे हो तो सबको ही पता है, सब जान चुके हैं कि आई लव मोहब्बत का जिस तरीके से मूवमेंट उन्होंने मुहिम चलाई थी और कि रजा ने, उसके बाद से चीजें हुई। लेकिन वो जब से लेके अब तक चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ी हैं क्योंकि बरेली के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इससे पहले भी यदा ये चीजें इस तरीके की होती रहती हैं। लेकिन जो मौजूदा जो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो ये अपना पूरा रट्स हुआ है, इस पे न सिर्फ स्थानीय प्रशासन की नजर है बल्कि DGP शासन स्तर पर भी पूरी समीक्षा बैठकें लगातार हो रही हैं। कल लखनऊ के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर को लेके बरेली को ध्यान में रखते हुए एक मीटिंग हुई तो उसमें ये तय हुआ कि अभी
जो बरेली के हालात हैं वो ज्यादा सही नहीं है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इसलिए जो इंटरनेट रोक की जो प्रतिबंध की जो थी वो उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। कल शाम तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अब इसमें क्या है, जैसे नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ये भी वहां पे जाने के लिए कह रहे थे, तो जब शासन को ये बात की भनक लगी तो आज उनके घर को घेराबंदी करके उनके हाउस अरेस्ट उनको करा गया है। ऐसे ही 2-4 और नेता हैं, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया। और अच्छी बात है, क्योंकि देखो जब कोई इलाका संवेदनशील हो, जहाँ पे दंगे या फिर हालात बिगड़ने की जब चीजें आ रही हो, तो ऐसे में मुझे लगता है कि बड़े नेताओं, जो बड़े कद के जो नेता हैं, उनको अपना दौरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें सुरक्षा के बड़े इंतजाम करने पड़ते हैं, हालात बिगड़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस चीजों से बचना चाहिए। और फिर बात आ जाती है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, जो कि स्थानीय स्तर पर बरेली में ये चीजें कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही हैं। आलोक, मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि हमारा लोकल क्षेत्र है, हमें मालूम है कि वहाँ पे स्थितियां आज भी अब भी बहुत ज्यादा नाजुक हैं। अगर पुलिस ने वहाँ थोड़ी सी भी सुरक्षा की कमान हटा दी तो निश्चित तौर पे दोबारा से चीजें हो सकती हैं। इसलिए एहतियातन तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को और मजबूत करने के लिए जैसे इंटरनेट को प्रतिबंधित किया गया है और आवाजाही भी बंदी कर दी गई है, और दुकानें वगैरह तो मुझे लग रहा है 4-5-6 दिन से बंद ही हैं और आगे भी बंद के आदेश भी दिए गए हैं। जी रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक बार से हम फिर बता दें कि बरेली में आज जुम्मे की नमाज है, उसके एहतियातन 48 घंटे के लिए फिर से इंटरनेट सेवाएं बरेली में बंद कर दी गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आपको बता दें पहले रोहतक और फिर कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के किनारे मेला ग्राउंड में रैली का आयोजन है, जहां 3 नए क्रिमिनल लॉ पर आधारित प्रदर्शनी भी होगी। इसके अलावा अमित शाह प्रदेश के 12 जिलों में कुल 825 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान अमित शाह के साथ राज्य के सीएम, नायब सिंह सैनी और अन्य मंत्री विधायक भी उपस्थित रहेंगे। अमित शाह की रैली को लेकर विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को निमंत्रण दिया गया है। वहीं हाईकोर्ट के जस्टिस, बार काउंसिल और एसोसिएशन को भी न्योता भेजा गया है। रैली के चलते सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। कुरुक्षेत्र मेला ग्राउंड में शाह की रैली में 3 लेयर सुरक्षा रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर 6 एसपी, 20 डीएसपी और राज्य के 16 जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। और आपको बता दें आज अमित शाह का हरियाणा का दौरा है, इसके मद्देनज़र सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। और आपको बता दें जज हों, अधिवक्ता हों, उन सबको इस रैली में आमंत्रित किया गया है। उसके साथ साथ विधायक, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, उन सभी को इस रैली के लिए आमंत्रित किया गया है। और आपको बता दें कुछ जो लॉ है उनको भी ये वहाँ पे लागू करेंगे अमित शाह। और आपको बता दें बड़ा दौरा रोहतक और कुरुक्षेत्र के कार्यक्रमों में शामिल होंगे अमित शाह। उनके साथ सीएम सैनी भी मौजूद रहेंगे। कुरुक्षेत्र में रैली करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं उनके रैली के मद्देनज़र। और बड़ी खबर आपको बता दें आज हरियाणा के दौरे पर हैं अमित शाह और करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को उद्घाटन करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। रोहतक और कुरुक्षेत्र में कार्यक्रमों में होंगे शामिल अमित शाह। आपको बड़ी खबर बता दें हरियाणा के दौरे पर हैं, सीएम सैनी भी उनके साथ रहेंगे। और कुरुक्षेत्र में आज अमित शाह की रैली है। चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद पुलिस लगातार पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। इसी बीच छात्राओं के कथित उत्पीड़न के सिलसिले में निजी संस्थान की एसोसिएट डीन और वरिष्ठ संकाय सदस्य सहित 3 महिला अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एसोसिएट डीन श्वेता शर्मा, कार्यकारी निदेशक भावना कपिल और वरिष्ठ संकाय सदस्य काजल के रूप में हुई है। तीनों ही स्वामी चैतन्यानंद की सहयोगी बताई जा रही हैं। पुलिस ने बताया कि उन पर छात्राओं को धमकाने और सबूत नष्ट करने और अपराध के लिए उकसाने के आरोप हैं। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान इन तीनों ने चैतन्यानंद सरस्वती के निर्देशों का पालन करने और अनुशासन और समय की पाबंदी के बहाने छात्राओं पर दबाव बनाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने कहा कि वे पीड़िताओं को धमकाती थीं और उन्हें सरस्वती के अश्लील संदेशों को अपने फ़ोन से हटाने के लिए मजबूर भी करती थी।
भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर फिर से सहमति बन गई है। विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज कर इसका ऐलान किया है। इसके कुछ ही देर बाद एयरलाइन इंडिगो ने 26 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कोलकाता से ग्वांगझू के लिए रोज़ाना नॉन स्टॉप उड़ानें चलेंगी। एयरलाइन ने यह भी बताया कि जल्द ही दिल्ली और ग्वांगझू के बीच भी सीधी उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। इन उड़ानों के लिए इंडिगो अपने एयरबेस A32 ONEO विमान का इस्तेमाल करेगी। वहीं एयर इंडिया ने भी इस साल के आखिर तक भारत चीन डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की बात कही है। भारत चीन के बीच 2020 में कोरोना महामारी की वजह से ये सर्विस बंद कर दी गई थी। इसके बाद गलवान झड़प की वजह से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत चीन संबंधों को धीरे धीरे सामान्य करने की दिशा में बड़ा कदम है। ये उड़ानें सर्दियों के समय के हिसाब से चलेंगी, लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि दोनों देशों की एयरलाइंस तैयार हों और सभी नियम पूरे करें। आगरा में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ खेड़ागढ़ थाना क्षेत्र के डूंगरवाला में माता रानी की मूर्ति विसर्जन के दौरान उस वक्त चीख पुकार मच गई। मूर्ति के विसर्जन के लिए पानी में उतरे 11 युवक यमुना के पानी में बह गए। आनन फानन में उन्हें बचाने की कोशिश की गई। रेस्क्यू कर 4 लोगों को बाहर निकाला गया। 3 लोगों को डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया और 1 का इलाज जारी है। बाकी 7 लोगों की तलाश में पुलिस और गोताखोरों की टीमें अभी भी जुटी हुई हैं। रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों और SDRF की टीम भी मौके पर मौजूद रही। CM योगी ने आगरा हादसे का संज्ञान लेते हुए दुख जताया है। मृतकों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। ट्रम्प टैरिफ पर भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। ये बात अब पूरी दुनिया को पता है। खुद भारत के दोस्त रूस ने भी दुनिया को बताया है कि ट्रम्प के टैरिफ पर भारत का क्या जवाब है। जी हाँ, ट्रम्प टैरिफ पर PM मोदी के मन में क्या है, ये बात पुतिन को भी पता है। तभी तो ट्रम्प टैरिफ पर जवाब देने के लिए सच्चे दोस्त की तरह पुतिन भारत के साथ खड़े रहे। गुरुवार को वर्ल्डई क्लब में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत स्वाभिमानी है, वे अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रम्प के टैरिफ नाकाम होकर रहेंगे। दरअसल भारत और PM मोदी पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया। ट्रम्प टैरिफ को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय लोग कभी अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूँ, वह ऐसा नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर पुतिन ने इशारों में जवाब दिया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है। नई दिल्ली के पास भारी दबाव के आगे झुकने का कोई कारण नहीं है। देश में लगभग आए दिन रेलवे और उसकी सुविधाओं को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। इसके साथ ही इन अव्यवस्थाओं को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर सवाल खड़े किए जाते हैं। विपक्ष की तरफ से कई बार देखने को मिला है कि रेल मंत्री को रील मंत्री कहकर संबोधित किया गया है। हालांकि पहली बार है कि आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रेलवे और रेल मंत्री दोनों की तारीफ की है। आमतौर पर केंद्र सरकार की आलोचना करने वाली आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पहली बार केंद्र सरकार और रेलवे की तारीफ करते नजर आए हैं। सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर एक वीडियो डालकर खुद रेलवे सेवा में आए सुधार को स्वीकार किया है। इसके लिए उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तारीफ की है। पूर्व मंत्री सौरभ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सौरभ भारद्वाज ने वीडियो बनाकर कहा कि वैसे तो रेल विभाग ने रेल दुर्घटनाओं ने रिकॉर्ड बनाया है, मगर आज कुछ अच्छा दिखा तो सोचा इस बात पर विभाग की तारीफ भी की जाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, टॉयलेट और वेटिंग रूम का इस्तेमाल करने के बाद सौरभ भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तारीफ में ये बातें कही हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अपनी पति की रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। वांगचुक बीते 24 सितंबर को लद्दाख में हुई हिंसा के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वांगचुक लेह से लाकर जोधपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया है। अपने पति की रिहाई के लिए गीतांजलि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पत्र लिख चुकी हैं। उन्होंने अपने पति को बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर अपनी याचिका में गीतांजलि ने वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। साथ ही उन पर NSA लगाए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि वांगचुक पर बीते शुक्रवार को
एनएस से लगाया गया और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। पत्नी का दावा है कि वांगचुक की हिरासत वाली कॉपी उन्हें नहीं मिली है और अपने पति से उनका कोई संपर्क नहीं है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर बीते 24 सितंबर को लेह में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हुई जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। आरोप है कि वांगचुक की बातों ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। वांगचुक ने कथित रूप से श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जैन जी के प्रदर्शनों का जिक्र किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी पे। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।